स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे मॉडल के बारे में समझेंगे जिनको हमने किताबों में तो बहुत बार पढ़ा है, जितनी बार 5 ईयर प्लान खोलते हैं उतनी बार देखा है। बट ये है क्या ये वाकई इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था कि सिवाय फर्स्ट 5 ईयर प्लान के और कहीं इसको यूज़ नहीं किया जा सका? या इस मॉडल की जो प्रॉब्लम्स है या क्रिटिसिजम्स है वो इसलिए आती हैं क्योंकि इसकी जो बेसिक अजम्पशंस रहे हैं वो बड़े ही एक तरह से चाकू की धार पे चलने जैसा रहा है, जिसको हम आगे चल के नाइफ एज प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। दैट्स व्हाट हैरेड-डोमर मॉडल इज ऑल अबाउट। तो क्या है वो क्रिटिसिजम्स, क्या है वो अजम्पशंस, क्यों हैरेड-डोमर मॉडल को ही एज अ फर्स्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ लिया गया इंडिया में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। तो आज से हम कुछ लेक्चर्स में इन द कमिंग वीक्स हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरीज या मॉडल्स की भी बात करेंगे, सो दैट यू नो समथिंग अबाउट व्हाट वी लर्न इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। थोड़ा आपको आइडिया होता रहे और ये साथ ही साथ आपके जीएस और साथ साथ ऑप्शनल में पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करे, और पेपर 1 का तो ये टॉपिक है। सो आवर टॉपिक टुडे इज द हैरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर यूपीएससी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग हैरेड-डोमर मॉडल समझेंगे और क्यों इंडिया में ये यूज़ किया गया, क्या है बेसिकली ये मॉडल, क्या इसके अजम्पशंस हैं, क्या ये चाहता है, क्या ये बोलता है। ठीक है, और जो भी इसके अजम्पशंस हैं, ये जो मॉडल बना है उसके अकॉर्डिंग चलने पे कैसे ग्रोथ होती है वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं सो है क्या हैरेड-डोमर मॉडल। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 1930s में बनी, जिसको हम केन्शियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। केन्स वॉज द फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उससे पहले जो सब कुछ भी चल रहा था वो पूरी तरह से मार्केट डिपेंडेंट, और जितनी भी इकोनॉमिक रिसर्च होती थी मार्केट डिपेंडेंट होती थी। ठीक है, बट आया फिर ग्रेट डिप्रेशन और समझ में आया कि देयर इज नो फ्री हैंड ऑफ मार्केट, देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड सो दैट जो इनर्शिया है मार्केट का वो चेंज हो सके। और ये जो एक्सटर्नल हैंड है उसी को कहा गया वेलफेयर या गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से आइडिया शुरू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वेलफेयरिज्म का, वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि अब तो बात ये साबित हो गई है कि गवर्नमेंट का रोल होना भी अनिवार्य है। पहले तो सिर्फ ये था कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, काम चल जा रहा है अपना, बट अब तो ये समझ आ गया पोस्ट 1930s केन्शियन इकोनॉमिक्स में कि नहीं भाई, सरकारी जो व्यवस्था है या सरकार का जो एक योगदान है वो भी होना चाहिए आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसी के ऊपर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि केन्स सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हैरेड-डोमर थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट इट्स अ पोस्ट केन्शियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय हैरेड एंड डोमर। ठीक है, 6 साल का गैप था दोनों में, बट सेम टाइप का दोनों ने थ्योरी लिखा था, तो कंबाइन करके हम लोग हैरेड-डोमर मॉडल पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये समझते हैं कि व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्स फॉर अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड ग्रोथ इन अ कंट्री। कौन सा ऐसा रेट ऑफ ग्रोथ है जो सही है, और उस रेट ऑफ ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए सेविंग्स की कितनी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हैरेड-डोमर मॉडल कहता है कि सेविंग्स इन एन इकोनॉमी लीड टू ग्रोथ, बिकॉज सेविंग्स होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। सेविंग्स होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। ये बात कहता है हैरेड-डोमर मॉडल। एकदम बेसिक आइडिया जो है हैरेड-डोमर का वो यही है। ठीक, इसके साथ साथ डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा कि देयर इज 2 इफेक्ट, डिमांड साइड इफेक्ट और सप्लाई साइड इफेक्ट। ठीक है, तो डिमांड साइड इफेक्ट क्या कहता है कि केन्शियन मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम बनती है। केन्शियन मल्टीप्लायर मतलब हम बता दे रहे हैं आपको, देयर इज अ स्मॉल एस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी तरह देयर इज अ स्मॉल सी, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो एस है ना, स्मॉल एस, इसका मतलब ये होता है कि हर एक एक्स्ट्रा रुपया जो आप कमा रहे हैं उससे आप कितनी बचत और कर रहे हैं। हर जो एक्स्ट्रा रुपया आप कमा रहे हैं उससे कितनी बचत कर रहे हैं। उसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एक रुपया जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, एक $1 जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं,
उससे आप हर डॉलर या हर रुपए पे कितनी बचत कर रहे हैं। तो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हर एक्स्ट्रा रुपया पे आप किस रेट से अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर इसको हम टोटल आउटपुट या देश के टोटल इनकम में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सेविंग आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग टोटल आउटपुट या टोटल सेविंग्स को टोटल इनकम को कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। सो एस डॉट वाई बिकम्स आवर सेविंग्स। ठीक है, दिस इज द सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज द सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से आ गया हमारा सेविंग, यानी और वाई क्या है, टोटल आउटपुट। तो हर एक आउटपुट पे हम स्मॉल एस बचा रहे हैं, तो मान लो कि 100 आउटपुट है तो कितना बचाओगे, मान लो कि 0.2 रुपीज आप परसेंट आप बचा रहे हैं, हर रुपए पे 0.2% आप बचा रहे हैं, तो 100 रुपए पे कितना बचाएंगे, 0.2% ऑफ 100, तो आपकी टोटल सेविंग होगी, आपकी पूरी कंट्री की टोटल सेविंग होगी। ठीक है, सप्लाई इफेक्ट क्या है, सप्लाई इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का जो सप्लाई है, यानी प्रोडक्शन वाला एरिया है, प्रोड्यूसर्स वाला एरिया है, मैन्युफैक्चरर्स वाला एरिया है, वो इंक्रीज तब होता है जब उसके पास कैपिटल हो। यानी कैपिटल जो है, कैपिटल यानी पैसा, रुपया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है एज फार एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न। अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कैपिटल, सबसे ज्यादा जरूरी है कैपिटल। और वो कैपिटल आएगा कहां से, सेविंग से। ठीक है, सेविंग से। तो जितनी ज्यादा सेविंग्स होगी उतना ज्यादा कैपिटल आएगा, जितना ज्यादा कैपिटल आएगा उतना इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा, उतनी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों को जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि इनकी इनकम बढ़ रही है। तो फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा सप्लाई होगी, ज्यादा सप्लाई होगी, एंड दिस साइकिल कंटिन्यू। तो हम वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ पे जा सकते हैं। तो यही कहता है अपना हैरड-डोमर मॉडल। तो इट बेसिकली इज बेस्ड ऑन कितना सेविंग एक इकोनॉमी करती है, जितना सेविंग करेगी उसी के मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो हम लोग एक बेसिक एजेंडा समझ ली है कि हमें जाना किस तरफ है। सो वी नाउ नो बेसिक्स अबाउट हैरड-डोमर मॉडल। ओके, अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, वी विल कीप इट सिंपल so that everyone can understand and make a and make better answers, write better answers, get better marks, और उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाएंगे कि फिर आप, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है हैरड-डोमर मॉडल को पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा और नोट्स के साथ, तो देखो इकोनॉमिक मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत है दे आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल्स नहीं, साइंटिफिक मॉडल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन assumptions. If the assumptions fail in models, so the model will fall. अगर assumptions fail होंगे तो मॉडल खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, फिर आपको दोबारा से रिसर्च करनी होगी। ठीक है, हर जगह ये है, साइंस में देखो, इकोनॉमिक्स में देखो, हर जगह। ठीक, तो की assumptions कुछ कुछ होंगे जो हैरड-डोमर मॉडल को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, बट ये assumptions हैरड-डोमर मॉडल के बड़े ही रिजिड थे और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें एक सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा, कैपिटल को हम लोग अगर के बोले, ठीक है, और आउटपुट को वाई, तो ये है कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेट्स कॉल इट, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी इंक्रीज इन कैपिटल आउटपुट कितना बढ़ रहा है, जितना आप कैपिटल लगा रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आप 4 रुपया कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है, या 4 यूनिट्स आप कैपिटल लगा रहे हैं, तो उस 4 यूनिट कैपिटल के बदले 1 यूनिट आउटपुट बढ़ रहा है। हर 4 यूनिट कैपिटल के बदले, और चेंज इन कैपिटल अगर आपका 4 यूनिट है तो चेंज इन आउटपुट आपका 1 यूनिट। चेंज इन कैपिटल यानी हर अपनी इकोनॉमी में जब आप 4 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 रुपए भर का एक्स्ट्रा आउटपुट निकल रहा है, यानी आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, 4। तो हमें यह समझ में आता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होता है उतना ही किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होने का क्या मतलब है कि फॉर एवरी इंक्रीज इन कैपिटल आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट।
थोड़ा तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, यानी आप मान लो 2 रुपए लगा रहे हो और 1 यूनिट का जीडीपी बढ़ रहा है, हर 2 यूनिट 2 रुपए पे 1 रुपए का जीडीपी अगर बढ़ रहा है, तो यानी कि आपका इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 2, है ना, तो इट इज बेटर। तो जितना आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा उतना बेहतर आपका कैपिटल या आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, सीधी सी बात, ठीक। इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो को फिक्स रखा गया, यानी दिस k by y इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस k by y इज फिक्स्ड। अगर हमको v नहीं रखना है ना, तो लेट्स सिंपली इसको हम लोग स्मॉल c रख लेते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो c इज फिक्स्ड, ठीक। उसके बाद एक कांस्टेंट प्रोपेंसिटी टू सेव है, हम लोग अभी बात किए, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज कांस्टेंट, यानी सेविंग्स रेट जो स्मॉल s है वो कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। साथ ही साथ हम देखते हैं कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है, ये मान के चला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस नहीं है, ये अजम्पशन किया गया है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस मॉडल इजियर टू अंडरस्टैंड टू पीपल, ठीक। इसके साथ साथ इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कहीं भी बाहर की इकोनॉमी के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट assumptions है वो हम बात करते हैं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट assumption इज कि इकोनॉमी हैज फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी हैज फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक assumption है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी ग्रोथ हो रही है दैट इज ऑलवेज क्रिएटिंग जॉब्स, ठीक है। ग्रोथ की वजह से जॉब्स हो रहा है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी में, दैट्स वाई ये मान के चला जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है किसी भी इकोनॉमी में, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े इस बात में, क्लोज्ड इकोनॉमी हम समझ लिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सेम है, सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करता है, वो है लेबर प्लस कैपिटल आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर L एंड कैपिटल K, यही 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को क्या माना जाता है कि देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये अज्यूम करके चलता है हैरेड-डोमर मॉडल, ठीक है। सो दीज आर द की अजम्पशंस जिसके ऊपर ये मॉडल बेस है, ठीक। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा रिजिड है ये, कैसा आप कैसे मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, बट फॉर द सेक ऑफ इट टेक्नोलॉजी चेंज ना होने का मतलब है कि बहुत साल तक कुछ चेंज नहीं आने वाला है, 5 साल 10 साल में चेंज नहीं आने वाला है। बट आज के केस में हम क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ, एवरी मंथ, ठीक है। हर महीने एक नया फोन आ जा रहा है, टेक्नोलॉजी हर समय धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, ठीक है, ओके। और ये फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो आप समझ ही गए। तो ये था हमारा की अजम्पशन। अब इसी के बेसिस पे, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करते हैं, द 3 ग्रोथ रेट के बारे में समझते हैं। 3 तरह का ग्रोथ रेट है इसमें, ठीक, एक लिख देते हैं हम एक बार। पहला है आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट, दूसरा है वारंटेड ग्रोथ रेट, और तीसरा है नेचुरल। बट हम लोग अभी फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम लोग ये 2 लेके चलेंगे, एक्चुअल एंड वारंटेड ग्रोथ रेट। तो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ वो रेट ऑफ ग्रोथ है जिसपे आपकी इकोनॉमी सचमुच में ग्रो कर रही है, ठीक है। एक साल में आपकी इकोनॉमी कितना ग्रो की, दैट इज द एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, सिंपल सी बात, ठीक है। एक्चुअली व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ एन इकोनॉमी इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग। इस एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ को हम डिमांड साइड ऑफ हैरेड-डोमर मॉडल भी बोलते हैं। क्यों हम इसको डिमांड साइड ऑफ हैरेड-डोमर मॉडल बोलते हैं? सोच के देखो कि भाई एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ तभी होगा ना, जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो जितना भी डिमांड करेगी वही आपका आउटपुट होगा, जितना भी डिमांड करेगी वही आपका कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन, हम लोग कंजम्पशन मेथड यूज करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो जितना भी डिमांड होगा दैट विल बी द एक्चुअल ग्रोथ रेट और द एक्चुअल कंजम्पशन रेट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी आप डिमांड कर रहे हो, वही आपका ग्रोथ रेट है। दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिमांड साइड ऑफ हैरेड-डोमर मॉडल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिमांड साइड ऑफ हैरेड-डोमर मॉडल। यहाँ पे ग्रोथ रेट G इज इक्वल टू S अपॉन V, और हम लोग
अज्यूम किए हैं वी को सी भी, तो आप एस बाई सी भी इसको मान के चल सकते हैं। याद रहे एस बाई वी दोनों स्मॉल है, एस इज सेविंग्स रेशियो, ठीक है, और वी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। एस याद रहे, इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, यानी हर एक एक्स्ट्रा रुपए पे आपने कितनी सेविंग्स बढ़ाई अपनी, हर एक एक्स्ट्रा रुपया जो आप कमा रहे हो उस पर सेविंग्स कितनी बढ़ा रहे हो, तो दैट इज द सेविंग्स रेट, ठीक है। तो डिमांड साइड की वजह से एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ आता है, उस ग्रोथ रेट को हम G इज इक्वल टू एस बाई स्मॉल सी और एस बाई स्मॉल वी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू हैव अज्यूम्ड, ठीक। अब हम बात करते हैं वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ की। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वो है जो इकोनॉमी को चाहिए। अगर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ पे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सप्लाई साइड या इन्वेस्टर साइड या इन्वेस्टमेंट साइड सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारा सप्लाई साइड ऑफ हेरेड-डोमर मॉडल है। पहली चीज, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वो रेट ऑफ ग्रोथ है जो किसी भी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स मांगते हैं कि अगर इतनी ग्रोथ रेट रही तो हमारी सप्लाई सस्टेनेबल पोजीशंस पे रहेंगी, ठीक है। देयर विल बी नो गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, ठीक है। अगर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ बराबर हो गया, यानी डिमांड सप्लाई बराबर, यानी आप इक्विलिब्रियम में, और दोनों में से कोई भी इधर उधर हुआ तो यानी कि आप चाकू की धार के या तो इधर गिरेंगे या उधर गिरेंगे, तो इसीलिए इसको हम नाइफ एज प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, पहले देख ले। द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड टू कीप एंटरप्रेन्योर्स सेटिस्फाइड, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चाहिए कि वो कुछ मिनिमम क्वांटिटी बना सके और उसको बेच सके, तभी उनको प्रॉफिट है। वैसी जगह जो एंटरप्रेन्योर्स डिमांड करते हैं जिसपे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, ताकि वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने प्लांट लगाने में इन्वेस्टमेंट किया होगा या लोगों को हायर करने में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा निकल सके, दैट इज द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। वो रेट ऑफ ग्रोथ जो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही रेट ऑफ ग्रोथ जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं, दैट इज वारंटेड, ये हमको चाहिए, आई वांट दिस, दैट्स व्हाई दिस इज द सप्लाई साइड। तो अगर सप्लाई और डिमांड साइड मिल जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बट ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, GW इक्वल्स टू सेविंग्स रेट अपॉन CR, ठीक है। CR मतलब दिस इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो रिक्वायर्ड बाय द सप्लायर्स, ठीक है। यानी सप्लाई साइड का कैपिटल आउटपुट रेशियो का रिक्वायरमेंट हम लोग जब बात करते हैं तो वो होता है CR, यानी CR का मतलब, ठीक है, CR का मतलब फिर वही बात आ गई K/Y, लेकिन हम ये सप्लाई साइड से बात कर रहे हैं। सप्लाई साइड से बात कर रहे हैं मतलब ये वो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये वो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यानी हर एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए अपनी फैक्ट्री से, हर एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, दैट इज CR। CR इज द रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो सप्लाई साइड, स्मॉल c इज डिमांड साइड, CR इज सप्लाई साइड, ठीक है। तो दो चीजें हम समझ गए, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। बट ये मॉडल जैसे जैसे बनता गया है इसमें कुछ ना कुछ जोड़ घटाव होता रहा है, तो उसमें हम आते हैं, द थर्ड इज नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, तो देखो टेक्नोलॉजी को तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और कैपिटल सबसे ज्यादा जरूरी बात मान के चल रहे हैं। कैपिटल किसी भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मान के चल रहे हैं। बट ऐसा है कि भाई इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो धीरे 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 लेटर ऑन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे इन लेटर हाफ, ठीक है। तो ये एक एडिशन है, आगे जाके हैरेड-डोमर मॉडल के अजम्पशंस को थोड़ा ट्वीक करके ये एडिशन लाया गया नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ का, यानी जब हम टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ पॉपुलेशन दोनों की ग्रोथ को
हम फैक्टर इन करते हैं तो क्या होगा अपना नेचुरल रेट, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो GN इज गिवन बाय N+, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कहो, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर फोर्स बढ़ेगा, तो या तो लेबर ग्रोथ कह सकते हैं, पॉपुलेशन और लेबर ग्रोथ, एंड दिस इज द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। दिस लैम्डा इज द टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अब हम वापस आते हैं अपने जो दो अंडरस्टैंडिंग की है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड की, ताकि हम नाइफ एज प्रॉब्लम समझ सके। ओके, सो द नाइफ एज प्रॉब्लम ये क्या है, याद हो हमारा अजम्पशन ये था कि देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ठीक है, ये होगा फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रहता है, यानी कि जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको मिल रही है, यानी कि ग्रोथ रेट इतना है कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो लोगों की या तो वेजेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे, और लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है तो साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो और लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं, तो वो लोग फिर जुड़ सकते हैं अपना नया जॉब्स लेने में। दिस इज वाई इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम लोग हेरेट-डोमर मॉडल को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, कभी कभी हो सकता है डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, बट वो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेता है। दैट्स वाई दिस इज द नाइफ एज इक्विलिब्रियम। यानी अगर मान लो ग्रोथ ज्यादा हुई, हम लोग अभी देखते हैं इस बारे में, या कम हुई, उन दोनों ही केस में क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट। तो देखो, G अगर बड़ा है GW से, यानी कि G अगर बड़ा है GW से, यानी नेट ग्रोथ रेट, अगर वो एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से बड़ी है, का मतलब है इफ G इज ग्रेटर देन GW, इट मींस डिमांड ग्रेटर देन आपका सप्लाई, ठीक है, पहला। और दूसरा, अगर GW भी इज ग्रेटर देन G, इसका मतलब है कि आपका सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। तो अगर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से बड़ा है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी डिमांड है आपका सप्लाई से बड़ा, तो इससे क्या होगा, इट विल लीड टू एन इकोनॉमिक बूम, ठीक है। इकोनॉमिक बूम तो आएगा, और जब भी ग्रोथ आता है तो उसके साथ साथ आता है आपका इन्फ्लेशन। ग्रोथ खाएगा तो इन्फ्लेशन भी आएगा। और अगर G होगा आपका GW से छोटा, यानी कि सप्लाई आपका डिमांड से बड़ा है, यानी कि जो कंपनीज हैं वो सप्लाई ज्यादा कर पा रही हैं, उतनी डिमांड है नहीं, तो इट विल क्रिएट व्हाट, इन्वेंट्री, स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कार वाला देखे थे ना, कि एक साल में कार्स ज्यादा नहीं बिकी तो कार की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई, 80,000 कार्स के आसपास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या आता है, इन्वेंट्री स्टॉक्स बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ता है, और साथ ही साथ हमको ये दिखाई देता है देयर इज अ ग्रोथ स्लम्प, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट कैन लीड टू अ रिसेशन और डिफ्लेशन। और इन्वेंट्री स्टॉक पाइल हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और पैसे देने होंगे। अपना जो सप्लाई तो बना ली आप, बट बेच नहीं पा रहे हो, तो उसको रखने का, स्टोरेज का खर्चा अलग आ रहा है आपका, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ती है, एंड दैट लीड्स टू डी ग्रोथ, रिसेशन, डिफ्लेशन और ग्रोथ गोइंग डाउन। तो इसको संभाले कैसे, इसको संभालने का काम ही करता है अपना हेरेट-डोमर मॉडल, जो कहता है कि सेविंग्स रेट को कुछ इस तरह रखो कि ना बूम पीरियड आए तो भी संभल जाए, और रिसेशन पीरियड आए तो भी संभल जाए, ठीक है। तो देयर शुड बी अ सेविंग्स रेट S, स्मॉल s, इन सच अ वे कि बूम पीरियड भी संभाल ले और आपका रिसेशन पीरियड भी संभाल ले। बट जो तीसरा है हमारा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ GN, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। GW greater than GN, यानी a divergence between warranted and natural rate lead to long term problem like secular stagnation, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, या तो इन्फ्लेशन होगा या स्टैग्नेशन होगा। स्टैग्नेशन मतलब रुक जाएगा। इसका ये मतलब है कि देखो, GN का मतलब क्या है,
कि वर्क फोर्स भी बढ़ रहा है, यानी लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही है। तो टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होती है, यानी ऑटोमेशन जैसी चीज़ें आती हैं, तो अपने आप अगर आपका लेबर स्किल्ड नहीं है, तो उसकी तो जॉब जाएगी ना, तो दैट विल लीड टू जॉब लॉसेस। ठीक, तो यही बात कहता है कि अगर GW इज इक्वल टू GN नहीं है और डाइवर्जेंस है दोनों में, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेबर स्किल्ड नहीं है, तो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज द नाइफ एज प्रॉब्लम इन हैरड-डोमन मॉडल। ठीक, तो हम समझे क्या? हम समझे लेबर मॉडल का अजम्पशंस, हम समझे व्हाट इज लेबर हैरड-डोमन मॉडल, व्हाट इज वारंटेड एंड नेचुरल वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, कौन सा डिमांड साइड है, कौन सा सप्लाई साइड है, और इसको मैनेज कैसे करना है। इसको मैनेज करना है आपको अपने सेविंग्स रेट से, यानी अगर इकोनॉमी गिर रही है तो परसेंटेज वाइज, क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, सेविंग्स रेट की बात कर रहे हैं, तो आपका सेविंग्स थोड़ा गिरेगा। बट जब बूम पीरियड हुआ होगा तो परसेंटेज रेट ऑफ सेविंग्स बढ़ता है। तो जो आपने सेविंग्स इकट्ठा की हुई हैं, जब आपका बूम पीरियड है, उस सेविंग्स को आप कब यूज कर सकते हैं? अपने रिसेशन पीरियड में, सो दैट देयर इज अ लीनियर ग्रोथ रेट। अगर इकोनॉमिक स्लम्प भी आता है तो अपने सेविंग्स, जो बूम पीरियड में सेविंग्स बढ़ी थी, उस सेविंग्स का यूज करके आप अपने रिसेशन को फंड कर सकते हैं ताकि वो ऊपर जा सके। एंड दैट्स हाउ हैरड-डोमन मॉडल वर्क। तो ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। ठीक, देयर आर सम मेजर क्रिटिसिज्म, कुछ है क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म से बाहर रहेगा ये सब। ठीक, सो व्हाट इज द क्रिटिसिज्म? कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है इसका। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब नो सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, फिक्स्ड प्रपोर्शन हर चीज का, जैसे आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो C जो है वो फिक्स्ड है, सेविंग्स रेट फिक्स्ड है, ऐसा तो होता नहीं ना। दैट्स व्हाई इट इज अनरियल, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आपका इकोनॉमीज जो है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहती हैं, वेजेस चेंज होते रहती हैं, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए स्टेबल होता है। बट अगर ये अजम्पशन करके चले हैरड-डोमन मॉडल की तरह हम लोग, कि हर चीज फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, तो ना हम इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते, ना हम वेजेस चेंज कर सकते, ना हम प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी मॉडल की बढ़ेगी। ओके, सो इट ऑल्सो इग्नोर्स टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल यानी स्किल्ड लेबर, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एटसेट्रा। सो दीज आर द मेजर क्रिटिसिज्म। बट अब हम बात करते हैं व्हाट आर द रेलेवेंस फॉर दिस इन इंडिया एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो सबसे पहली बात कि हैरड-डोमन मॉडल जो आपका है, हैरड-डोमन मॉडल वो आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करता है। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करता है या कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता है। इसका यह मतलब है कि अगर आपको अपनी गरीबी से बाहर निकलना है या डेवलपमेंट की तरफ जाना है, अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आपको कैपिटल बनाना ही पड़ेगा। और वो कैपिटल बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, बढ़िया जरिया क्या है? सेविंग्स रेट। तो सेविंग्स रेट अगर आपकी ऑप्टिमल है तो वो सेविंग्स रेट मल्टीप्लायर का काम करती है इन्वेस्टमेंट के टाइम, एंड दीज इन्वेस्टमेंट क्रिएट a lot of wealth, a lot of growth. ठीक है, it also tries to explain vicious cycle of poverty, यानी कि क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉडल सेविंग्स रेट के ऊपर बेस्ड है, तो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, सबसे पहली बात कि वहां इनकम कम है। अगर वहां इनकम कम है तो वहां पे सेविंग्स अपने आप कम होंगी। अगर सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ग्रोथ रेट भी कम रहेगा, क्योंकि हैरड-डोमन मॉडल तो इसी पूरी चक्र पे बेस्ड है, हम लोग बात किए हैं इस बारे में। तो और अगर ग्रोथ रेट अगर कम होगा यानी कि सप्लाईज कम है, आउटपुट कम है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, या एम्प्लॉयमेंट है भी तो वेजेस तो लो ही रहेंगी, और फिर ये यहां से आके जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं है तो आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, आपको कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा, ले ऑफ हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, तो इनकम लेवल्स विल रिमेन लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, लो इनकम। दिस विल क्रिएट अ विशियस साइकिल। इस विशियस साइकिल से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको कैपिटल यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा आएगा सेविंग्स रेट से। अच्छा, सेविंग्स रेट अगर बढ़ाना है तो गवर्नमेंट का आपको चाहिए थोड़ा बहुत सपोर्ट, ताकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट करे। जैसे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, वहां पे डैम्स बनाए, कैनल्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम बनाए, फर्स्ट ये 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, तब जाके एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ा।
और तभी हम देखते हैं कि जब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, याद हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो जीडीपी था पर ईयर, ठीक है, जीडीपी पर ईयर जो टारगेट था वाज ओनली 2.1%, बट जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, वो हुआ 3.6%। वाई? बिकॉज हम लोग अपनी सेविंग्स बढ़ाने में कामयाब रहे। एक ऐसा देश जो आजाद होने के बाद एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, जहां पे लो पर कैपिटा इनकम है, 75% के आसपास लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्ट किया जाए बाय द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट किया जाए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, सीड्स प्रोवाइड किया जाए, तो किसान अपनी इनकम्स को बढ़ा सकते हैं। और जब 75% आबादी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वो अपनी इनकम बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स बढ़ती हैं इकोनॉमी में, और जब सेविंग्स बढ़ती हैं इकोनॉमी में दैट लीड्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये साइकिल फिर चलते रहती है, एंड दैट्स व्हाई ये ग्रोथ होती है। सो दिस मॉडल लॉजिक हेवीली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या थी? इंक्रीज द नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट, और नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेविंग्स रेट बढ़ाना होगा, ठीक है, सो दैट वी कैन go to a capital output ratio, certain capital output ratio that is required for the targeted growth rate। तो हमारा जो यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ रेट था उसके लिए हमको कैपिटल आउटपुट रेशियो 5 के आसपास का चाहिए था, बट हम लोग बेहतर कर पाए क्योंकि 4 के आसपास आ गया हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो। कम हुआ जब भी, हम याद करो पहली स्लाइड में हम बात किए थे कि जब भी कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है तो ग्रोथ ज्यादा होती है, यानी आपको हर रुपए पे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। हर एक रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको ग्रोथ ज्यादा मिल रही है। तो उम्मीद की गई थी कि 5 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपया का ग्रोथ रेट होगा, बट 4 ही रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपया का ग्रोथ रेट हुआ, क्योंकि कम पैसा लगा और ग्रोथ का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बेहतर रहा, तो हम लोग का एक्चुअल जीडीपी ज्यादा बेहतर रहा। बट जो प्रॉब्लम्स थी हैरट डोमर मॉडल की, उसकी वजह से हैरट डोमर मॉडल फेल्ड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो वो बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स। सबसे पहली बात कि हैरट डोमर मॉडल का मेजर अटेम्प्ट था कि जो केन्शियन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है उसको उसके डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए कि डायनामिज्म आ सकता है, चेंजेस आते जाते रहते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि इट एम्फसाइज ऑन डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? वो ये है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन भी जरूरी है, और कैपिटल की वजह से होने वाला जो आपका ग्रोथ है, सेविंग्स ग्रोथ, उसकी वजह से आने वाला इन्वेस्टमेंट चेंज भी जरूरी है, ताकि ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ द रिजिड एजम्पशंस, और बट इसके साथ साथ एक लिगेसी भी है कि जो भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो इस मॉडल से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म की हैं अपने इनिशियल ईयर्स में। ठीक है, बट ये हर जगह सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं इसी मॉडल को बेस बना के आगे और सोफिस्टिकेटेड ग्रोथ थ्योरीज बनाएगी, जैसे सोलो स्वान मॉडल, जो हमारे अगले लेक्चर का हिस्सा होगा जब हम अगली बार बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।